हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम जो पेपर हुआ है नीट 2025 का उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच करते रहिए और उससे अपने अकॉर्डिंग अपना जो स्कोर है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पेपर कोड होने वाला है वो है आज हमारा 48। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा पेपर कोड होने वाला है 48। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें पेपर अपना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि इस कोड के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made of circular plate is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at constant rate with time. The magnetic field arising due to displacement current is, क्या कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि सर्कुलर प्लेट से बना हुआ है और उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, यानी डी बाई बाई डी टी ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है कैसे, कांस्टेंट रेट से, राइट। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी। अब जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। क्लियर, डिस्टेंस पे क्या करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब कह रहा है कि नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द imaginary cylindrical surface connecting peripheral of the plate, zero between the plates and non-zero outside, zero at all places, constant between the plates and zero outside the plates। जैसा कि हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉन जीरो होती है एवरीवेयर, जबकि इन दो ऑप्शन में क्या दे रखा है, जीरो दे रखा। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, प्लेट्स हर प्लेस पे जीरो। और ये कह रहा है कि कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे हो सकता है जब ये इंक्रीज कर रहा है। तो इससे की वजह से क्या होगा, ये नॉन जीरो रहेगी। तो ऑप्शन 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बेसिकली थ्योरेटिकली एक तरह से क्वेश्चन है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 5 into 10 to the power minus 6 coulomb meter is aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude 4 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to the electric field. The change in the potential energy of the dipole, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट इट मींस P अपने को दे दिया है 5 into 10 to the power minus 6 coulomb meter, जिसको यूनिफॉर्मली एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसकी वैल्यू 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इनिशियली उसको उसके अलोंग रखा हुआ था, थीटा 1 हो गया 0 और फिर रोटेट होके वो आ रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया था तो वो क्या बनाया था कि पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वैल्यू दोनों की दे रखी है 5 into 10 to the power minus 6 into 4 into 10 to the power minus 5, cos थीटा 1 हो गया 0, cos 60, 4 5 जा 20, ये प्लस का 5 है तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 1, cos 0 होता है 1, cos 60 होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2, ये बच गया 2, इससे ये कट गया इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 1 जूल। तो ऑप्शन अपना 1 जूल का है, ये हो गया अपना ऑप्शन 4th करेक्ट यहाँ पे। क्लियर, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is take, क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है, ये बॉल है, ये यहां से क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, यहाँ आके v वेलोसिटी से टकरा रही है और हाइट है ये 40 मीटर। ठीक है, टकराने के बाद ये 10 मीटर तक ऊपर तक जा रही है, यहाँ तक। इस केस में यहाँ पे v0 हो जाता है। ठीक है, तो अपने को क्या करा है, मोमेंटम निकालना है।
अब देखिए, ओ सॉरी, इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स जो होता है वो होता है P2 माइनस P1, है ना, या P1 माइनस P2, सिंपली चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमने पढ़ा था कि इम्पल्स जो होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम का। पहले इस केस के लिए मोमेंटम निकालना है, तो हमें ये v निकालना पड़ेगा जिस वेलोसिटी से हिट कर रहा है। ठीक है, v निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v फाइंड आउट करना है, u 0 है, g कितना दे रखा है अपने को 9.8 इंटू 40, ये हटाएंगे 10 से 0 गया, तो v इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2 इंटू 98 इंटू 4। 2 इंटू 98 196, इसका रूट होता है 14, इसका हो गया 2, ये आ गया 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मोमेंटम आ गया ये आ गया अपने पास बेसिकली mv मास है अपने पास 0.5, राइट, और ये दे रखा है अपने पास 28, तो ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है, 14 आ गया। अब बात करते हैं हम नीचे से ऊपर की, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, v अपने को गिवन है, तो फिर से इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v हो गया 0, u फाइंड आउट करनी है, g हो गया माइनस 9.8 और h दे रखा है 10, ये हटाएंगे 0 से 0 गया, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 196, तो u इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वजह से जो मोमेंटम है वो कितना आ गया, 0 पॉइंट मास इंटू वेलोसिटी, तो 7। ठीक है, यूनिट पता ही है अपने को मोमेंटम की क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, देखिए इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम जो है वो है 14, क्लियर, चेंज इन मोमेंटम माइनस, और ये फिर ऊपर, देखिए ये मोमेंटम आ रहा है नीचे की तरफ, ये है ऊपर की तरफ, तो माइनस का 7, राइट, ये हो गया 21। अब ऑप्शन मैच करेंगे 21 न्यूटन सेकेंड, तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the intensity of transmitted light when a polarized sheet placed between two crossed polarides at 22.5 degree from the polarization axis of one of the polarides is I naught is the intensity of polarized light after passing through the first polaroid। ठीक है, क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये दो शीट्स हैं, यहाँ इनके बीच में एक और शीट रख दी है ऐसे, यहाँ से आई इंटेंसिटी से आती है, तो इस केस में क्या होता है अपने पास, यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, ये कितने डिग्री पे रखा है, 22.5 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, सॉरी आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस, यानी पोलराइजेशन एक्सिस पर है, और वन ऑफ द पोलराइड्स आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ, ये कह रहा है कि आई नोट जो है इंटेंसिटी है पोलराइज लाइट की आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड। तो इन दोनों के बीच में ये रखा है, इसके बाद यहाँ से पोलराइजेशन होने के बाद क्या बचेगा अपने पास, आई नोट cos स्क्वायर 22.5 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस 22.5। ठीक है, ये केस हो जाएगा, ये ऑलरेडी हमने जो है क्लास में डिस्कस किया होगा आप लोगों ने, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 साइन स्क्वायर 90 माइनस 22.5, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो आई इक्वल्स टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5, ये हो गया सॉरी साइन
सॉरी साइन नहीं आएगा तो कॉस आएगा ना, फ्लो में साइन लिख दिया तो ये जाएगा कॉस 90 माइनस 22.5, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस, क्योंकि ये तो कॉस में ही आता है हमेशा, 90 माइनस 22.5 कॉस स्क्वायर हो जाएगा बस, क्योंकि एक और बार पोलराइज हो रहा है। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इस 4 को हम अंदर लेके जाते हैं, आई नॉट बाई 4 एक तरफ, और स्क्वायर को कॉमन लेने तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 22.5 sin 22.5 का स्क्वायर, क्लियर। 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin 2 थीटा 2 इंटू 22.5 और इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या बन गया sin 45, इसका स्क्वायर sin 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होगा 2, ये हो गया आई नॉट बाय 8। अब आई नॉट बाय 8 है अपने पास, तो आई नॉट बाय 8 अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स A and B are this respectively. On applying brakes, car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on cars A and B respectively, then the ratio of FA and FB. क्या कह रहा है, दो कार हैं, ठीक है, कार ए की काइनेटिक एनर्जी अपने को दे रखी है 100 जूल, वहीं कार बी की काइनेटिक एनर्जी अपने को दे रखी है 225 जूल, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है कि ब्रेक लगाने पे जो कार ए है वो कितनी दूर जा रखी है, रुक रही है, इसका डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर और इसका डिस्टेंस हो गया 1500 मीटर। तो एफ ए और एफ बी का रेशियो निकालना सिंपल। तो देखिए हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होता है 1/2 mv स्क्वायर, है ना, लेकिन mv स्क्वायर से इसका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा, और जो कि हमें दे रखा है 100 जूल, और हमने पढ़ा हुआ कि एनर्जी इक्वल्स टू होता है वर्क, और वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ ए इंटू एस ए। और यहाँ पे अगर एफ ए अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 बाय में एस ए, है ना, तो एफ ए इक्वल्स टू हो गया ये डिस्टेंस इधर जाके मल्टीप्लाई, राइट। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये तो 100 गिवन है, डिस्टेंस अपने को दे रखा है 1000, तो ये आ गया 1/10 एफ ए की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली एफ बी तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और अपॉन में डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी अपने को दे रखी है 225, डिस्टेंस दे रखा है 1500, 15 की टेबल में 15 पर और ये जाएगा 100 पर, ठीक है। तो एफ बी आ गया अपने पास 15 अपॉन में 100, अपने को निकालना है एफ ए अपॉन में एफ बी, मीन्स 1/10 इंटू 15 इंटू 100, इससे ये गया तो 2/3, रेशियो आ गया 2/3, तो फोर्थ आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ये जो बैटरी है इससे कितना करंट, यानी पूरी सर्किट में एक तरह से करंट निकालना है हमें। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन पॉइंट हो गया, इसका ये यहाँ से कॉमन पॉइंट हो गया। अब ध्यान से अगर देखा जाए सर्किट को तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो देखिए पहले, 5 और 2.5 का रेशियो कितना होता है 2, 3 और 1.5 का रेशियो क्या हो गया, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता, नो करंट। तो इसकी इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो कैसी हो जाएगी अपने पास, अब सिंपली सी इसकी सर्किट बन गई, वो ऐसी बन गई है कुछ, ये तो हो गया अपने पास ऐसे, ये तो सेम है 1.5 ओम, ठीक है, इधर 5.5 ओम, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात आती है ये
5 ओम, ये इसके साथ कांटेक्ट में आ गया, ये सीरीज में 3 ओम 5 ओम, ठीक है, और एक आ गया, ये यहां बच गया 1.5, ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया 5 वोल्ट अपना, और ये 1/3 ऑलरेडी दे रखा है, ये दे दिया हमें 2 पॉइंट, क्या था ये, सॉरी गलत बना दिया मैंने इक्विवेलेंट सर्किट को, ये यहां से बनेगा, पॉइंट देखा नहीं मैंने, वन बाई थ्री ओम, ये हो गया। अब ये दोनों हो गए अपना सीरीज में, ये हो गया 8 ओम, ये दोनों भी हो गए सीरीज में, तो ये कितना था 2.5, तो ये हो गया 4 ओम। अब इनका जो इक्विवेलेंट है वो आ गया पैरेलल में, तो इसका ले लेते हैं हम, आर पी इक्वल्स टू 8 इंटू 4 अपॉन में 8 प्लस 4, क्लियर, तो 32 बाय में 12, तो ये आ गया 8/3, क्लियर। अब जो नई सर्किट बन रही है ध्यान से देखिए, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी, ये ऐसे, वन पॉइंट फाइव, 5.5, ठीक है, 1/3, और ये है ये अपने पास 8/3, ये सारी की सारी किसमें, अब सीरीज में, ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा 8/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5 प्लस 1/3, ठीक है। सबको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा नीचे 3, 8, 4.5 प्लस 15, 1, 16.5 प्लस 1, 16.5 प्लस 5 ये हो गया 17, 4 21 और 9 30/3, तो ये आ गया 10 ओम, ठीक है। और क्या निकालना है करंट, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, V कितना दे रखा है अपने को 5, ये है 10, तो आंसर आएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the three identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure. The rods on the sides have thermal conductivity 2K, while that in the middle has thermal conductivity K. The left end of the combination is maintained at the temperature 3T and the right end at T. The rods are thermally insulated from the outside. In steady state, the temperature at the left junction is T1 and that the right junction is T2, then ratio of T1 and T2. क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है होगी इसमें, कैलकुलेटेड बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था सिंपल सा Q बाई टी इक्वल टू होता है के ए, सिंपल सा जो टेम्परेचर होता है T1 माइनस T2 ले लो या T2 माइनस T1, जैसे भी अपने को लेना है, अपॉन में x, ये बेसिकली होता था इक्वेशन। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, अगर इस वाले पोर्शन के लिए करेंगे, पहले हम इस सेक्शन के लिए, तो क्या होता है इसमें, तो Q बाई टी इक्वल्स टू, ठीक है, K की जगह कितना हो जाएगा 2K, एरिया सेम, 3T माइनस T1 अपॉन में X इक्वल सब पे, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे बोल रहा है कि बाहर से एक ऐसा है, यहाँ पे इंसुलेटेड दे रखा था, तो इंसुलेशन से कोई फर्क, मतलब बाहर से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो हीट क्या होगी सेम रेट से इसमें, है ना, ट्रांसफर हो रही होगी। तो अगर मिडल वाले के लिए हम बात करेंगे तो क्या आएगा के ए, ये हो गया T1 माइनस T2 अपॉन में X, क्योंकि आइडेंटिकल बोला है इन्होंने, तो सबके डिस्टेंस भी क्या होगा सेम होगा, यानी सबकी लेंथ इक्वल होगी, सेम
2k a t2 माइनस टी अपॉन में x खत्म। ये तीन इक्वेशन होगी। पहले इन दोनों को लेते हैं, फिर आपस में एक एक करके इक्वेट करते हैं। तो पहली इक्वेशन 2k a 3t माइनस t1 इक्वल्स टू k a इंटू t1 माइनस t2, ये कैंसिल। ये आ गया 6t माइनस 2t1 इक्वल्स टू t1 माइनस t2, राइट। चलिए इसको एक तरफ कर लेते हैं सारी इक्वेशंस को। तो अपने पास आ रहा है 6t इक्वल्स टू t1 माइनस t2 प्लस 2t1, तो आ गया ये 3t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 6t। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। k a t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 2k a t माइनस t2 माइनस t, राइट। ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 2t2 माइनस t। तो t को एक तरफ कर देते हैं, माइनस t को इधर ले आओ, बाकी टर्म्स को t इक्वल्स टू 2t2 प्लस t2 माइनस t1 आ गया 3t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन सॉल्व। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी तरह से यहाँ पे किसी भी एक को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर मैं t1 वाली जो माइनस की इक्वेशन है, इसको अगर आगे पीछे कर देते हैं माइनस t1 प्लस 3t2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हमारा t1 कट जाएगा, राइट। तो इसको करें। अब हमारे पास इक्वेशन आ रही है 6t इक्वल्स टू 3t1, 6t इक्वल्स टू 3t1 माइनस t2, राइट। और दूसरी इक्वेशन आ रही है t इक्वल्स टू माइनस t1 प्लस 3t2, t इक्वल्स टू माइनस t1 प्लस 3t2, ठीक है, प्लस है प्लस 3t2। अब क्या कर रहे हैं हम, इस इक्वेशन को कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 3t इक्वल्स टू माइनस 3t1 प्लस 9t2, उसको रख देंगे 6t 3t1 माइनस t2, राइट। कट गया। तो यहाँ से हमारे पास t2 आ जाएगा अपने पास, राइट। तो t2 क्या आएगा 9t प्लस टू 8t2, तो t2 कितना आ गया 9/8t। क्लियर। चलिए कुछ मिस्टेक, ओहो एक गलती हो गई अपने से, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। यहाँ से 2 हमने मल्टीप्लाई किया था, वो यहाँ भी आना था 2t 2t2, तो ये आ जाएगा, ये था यहाँ पे 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसी की वजह से आंसर नहीं निकल रहा है। 6 से 6 हो गया 12t इक्वल्स टू आ गया 8t2, तो t2 आ गया 12/8। इट मीन्स सॉरी फॉरगेट 3/2, t2 आ गया 3/2, ठीक है, t2 आ गया। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो t1 आ जाएगा 3/2t। इसको पुट कर देते हैं, मान लेते हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं 6t इक्वल्स टू 3t1 माइनस t2 कितना है 3t बाय, इसको इधर लेके आएंगे तो 3t1 इक्वल्स टू 6t प्लस 3/2t, ये आ गया 12 प्लस 3 15/2t, ये आ गया 3t1, ये आ गया 5/2, तो t1 आ गया 5/2t, तो t1/t2, राइट। t1/t2 निकालना है अपने को, t1/t2 निकालेंगे, t1 है 5/2t और t2 है 3, 2 से 2 गया, t से t गया, तो ये आ गया आंसर 5/3। अब मैच करते हैं 5/3 कौन सा ऑप्शन है, तो पहले ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। कुछ गलती, छोटी सी मिस्टेक हुई थी मुझसे कैलकुलेशन की। यहाँ से मैंने क्या करा था 2t2 तो मल्टीप्लाई किया था, लेकिन t को मल्टीप्लाई नहीं किया था।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency omega t and average amplitude at of the system change with time. Which one of the following options schematic depicts these changes correctly? एक स्प्रिंग है सपोज, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर भर रखी है सैंड और ये लीक कर रही है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे लीक कर रही है. अब पहले तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओमेगा और मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है, राइट, 1/√m. अब जैसे जैसे क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर मास डिक्रीज होगा तो ओमेगा क्या होगा, लीक आउट हो रहा है ना, लीक आउट होती रहेगी, लीक आउट होती रहेगी, तो मास कम होगा, मास कम होगा तो ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, तेज, ठीक है. ओमेगा बढ़ेगा, मास डिक्रीज होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, और जब ओमेगा बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड क्या करता है, डिक्रीज करेगा. एम्पलीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो ओमेगा अगर देखें तो इस केस में ओमेगा बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो एक करेक्ट है, इसमें ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, यही गलत हो गया. ओमेगा बढ़ रहा है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, गलत. तो ऑप्शन 4 अपना ठीक हो गया, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है और एम्पलीट्यूड यहाँ डिक्रीज कर रहा है. नेक्स्ट कह रहा है AB is a part of an electrical circuit. The potential difference VA minus VB at the instant when current I equals to 2 ampere and is increasing at the rate of 1 ampere. तो एक सर्किट का पार्ट है, तो इसमें हमें VA माइनस VB निकालनी है. तो देखिए सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, VA माइनस इस, ये एक इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए क्या होता है, LdI/dt इसका है, EMF माइनस सेम डायरेक्शन चल रहे हैं 5 माइनस I इंटू आर, आई कितना है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या होगा VB, राइट. सारी वैल्यू पुट करेंगे, VA माइनस L की वैल्यू कितनी है 1, DI/dt कितना है 1 एम्पियर पर सेकंड ये दे रखा है, -5 -4 इक्वल्स टू VB. कितना आ गया है 1 -5 -6 -10, उधर जाएगा तो प्लस का 10, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू +10. तो +10 हो गया ऑप्शन सेकंड अपना. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle of mass m is moving around the origin with a constant force F pulling it towards the origin. If Bohr's model is used to describe its motion, the radius r of the nth orbit and the particle speed v in the orbit depends on n as. क्या कह रहा है, पार्ट है, पार्टिकल है, वो किसी ओरिजिन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उस पे पुलिंग फोर्स m लग रही है, ये पार्टिकल है m, ठीक है. तो ये कौन सी फोर्स हो गई, F इक्वल्स टू mv²/r. अपने को v और r का रिलेशन अगर निकालना है तो v क्या हो गया है इक्वल्स टू F r अपॉन में m इसका रूट. इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ठीक है. अब पार्टिकल्स में मूव कर रहा है, ये हमें गिवन है और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है L इक्वल्स टू होता है mv/r मोमेंटम, ठीक है. और हमें रिलेशन निकालना है किसके, तो बोर का मॉडल यूज करना है. और बोर इक्वल्स टू क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी क्या कहता है कि L इक्वल्स टू होता है NH/2π, दैट इज mv/r. क्लियर? ये होता है NH/2π, ठीक है. यहां तक हो गया. और हमें रिलेशन निकालना है n और r के बीच में पहला, और n और v के रिलेशन में. अब यहाँ से अगर v की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं ऊपर से, तो इक्वेशन क्या आ रही है, NH/2π m, v की वैल्यू कितनी है F/r/m रूट इंटू r. तो यहाँ से क्या हो गया है, ये सारा तो कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट, फोर्स m सब कांस्टेंट हट जाएगा. तो ये आ रहा है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये 1/2 और 1, तो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1, तो आगे पावर हो गई 1/2 प्लस 1, तो 3/2, ठीक है. लेकिन अपने को रिलेशन निकालना है एन आर, तो क्वेश्चन में यदि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं दे रखा है
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन दे रखा है, यानी आर जो है एन पे डिपेंड करता है, और हमारा निकला है कि एन जो है वो आर पे डिपेंड करता है। अब ये 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो स्क्वायर, और जो क्यूब है वो हो जाएगा क्यूब रूट। तो ऑप्शन आ गया फर्स्ट की आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन की पावर 2/3। ठीक है, आर की पावर एक तो हो गया ये, इसी में ये ऑप्शन है ये रहा। फिर भी हम इससे क्या करेंगे, वी भी कैलकुलेट करके देखेंगे। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर देते हैं हम, कहाँ पे, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है r की पावर 1/2, और r कैसा है यहाँ पे, वो है n की पावर 2/3 और इसकी पावर 1/2। ये 1/2 से 2 कैंसिल, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n की पावर 1/3। n की पावर 1/3 ये रहा और n की पावर 2/3 ये रहा, तो ऑप्शन 1 अपना करेक्ट है यहाँ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम t एंड पोजीशन x रिलेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय दिस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। रिलेशन दे रखा है टाइम का x² + x, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्लियर यहाँ तक? तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 2x + 1। अगर हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx/dt, तो dx/dt क्या हो जाएगा 1/2x + 1। ठीक है, और साथ साथ जब इक्वेशन ऑफ मोशन आपने बनाई होगी तो एक्सेलरेशन का एक रिलेशन आया होगा dv/v × dv/dx। क्लियर, अब v अपने को पता है कितना है 1/2x + 1। अब dv/dx dy/dx और v की वैल्यू है 1/2x + 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो ये u/v का कॉन्सेप्ट लग जाता है जिसे हम क्वेश्चन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं हम ऊपर वाले का माइनस, फिर ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर का एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं हम डिनोमिनेटर का और साथ साथ डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये और स्क्वायर ये तो हो गया क्यूब, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो अपने पास वैल्यू क्या आ रही है 1/2x + 1 की पावर 3, यहाँ गया 0 माइनस 1 × 2x का हो गया 2, सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 2x + 1 की पावर 3, तो -2 2x + 1 की पावर 3, फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए A model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of the electron is nh/e, where n is an integer, h is Planck's constant, and e is the magnitude of the electron charge. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be m is the mass of the electron. कह रहा है कि एक मॉडल है क्वांटाइज मोशन का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है और जो फ्लक्स बन रहा है वो है NH/, में, यानी फ्लक्स जो बेसिकली अपने पास होता है B × A, वो यहाँ दे रखा है NH/E। ठीक है, प्लैंक्स लॉ E मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये दे रखा है अपने पास, और अपने को बोल रखा है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा लोएस्ट एनर्जी स्टेट में। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी है R = mv/EB। क्लियर, पढ़ा है, ये क्यों करा अभी बताएंगे। और हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो वो इक्वल होता है EL/2m, और साथ साथ L = होता है अपने पास mv/r। राइट, यहां से अगर mv की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा REB। ठीक है, यहाँ mv की वैल्यू पुट करेंगे REB, तो अपने पास क्या आएगा मैग्नेटिक मोमेंट = E/2m, यह आ गया REB × r, तो ये हो गया E²R² B/2m।
बी इंटू ए हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है एन एच अपॉन में ई। अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा एन एच अपॉन में बी इंटू पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए, तो एम आ गया अपने पास ई स्क्वायर बी अपॉन में 2m, यहाँ आ गया एन एच अपॉन में बी पाई ई। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बी से बी, ई से एक ही गया, और लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी n1 हो गया, तो ये आ गया एच ई अपॉन में 2 पाई एम, एच ई अपॉन में 2 पाई एम, तो एच ई अपॉन में 2 पाई एम, फोर्थ आंसर अपना करेक्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करें। A microscope has an objective of focal length 2 centimeter, eyepiece of focal length 4 centimeter, and tube length 40 centimeter. If the distance of the distinct vision of eye is 25 centimeter, the magnification in the microscope. इस केस के लिए हमने पढ़ा हुआ है L अपॉन में FO इंटू डी बाई में FE। ये जब होता है केस अपने पास पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए ये कंडीशन होता है माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का। अगर माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, चलो ये मिल गया 2, ठीक है। आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है 4, लेंथ ट्यूब की दे रखी है 40, ये दे रखा है 25, ये आ गया 10, ये आ गया 5, हो गया 125, 125, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो गया अपना। चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, there are two inclined surface of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough surface then on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the, ठीक है। कंडीशन देखिए क्या है, ये दो हमारे पास मान लेते हैं प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, ये स्मूथ मान लेते हैं और ये हो गया रफ, दोनों का एंगल है 45, दोनों की लेंथ है L, है ना, L लेंथ है, ये गिवन है अपने को। इसका टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2L अपॉन में G साइन थीटा, ठीक है। 2L अपॉन में G साइन थीटा, ये बेसिकली होता है जब स्मूथ होता है। रफ के लिए क्या हो जाता है, इसमें से सिर्फ अगर इसकी बात करें तो ये 2 टाइम्स ले रही है इससे, ये बोला 2 टाइम्स ज्यादा 2 टाइम्स ले रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2L अपॉन में सेम होता है G साइन थीटा, बस म्यू आ जाता है फ्रिक्शन की वजह से कॉस थीटा। अब यहां से t की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 2 अंडर रूट 2L G साइन थीटा इक्वल्स टू 2L G साइन थीटा माइनस म्यू के G कॉस थीटा और इसके ऊपर रूट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये हो गया 4 इंटू 2L G साइन थीटा इक्वल्स टू 2L G साइन थीटा माइनस म्यू के G, 2L से 2L खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4G साइन थीटा माइनस 4 म्यू के G कॉस थीटा इक्वल्स टू G साइन थीटा, G साइन थीटा लिखेंगे तो ये बचेगा 3G साइन थीटा और इधर जाके बच गया 4 म्यू के G कॉस थीटा, G से G कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन में यहाँ बच गया कॉस थीटा और 3 इधर आ गया 4, इधर बच गया म्यू के, ये म्यू के निकालना है अपने को, है ना। ये बच गया 3/4 tan थीटा इक्वल्स टू म्यू के, थीटा 45 है तो 3/4 tan 45, tan 45 होता है 1, तो 3/4, 3/4 मीन्स 0.75, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया 0.75। क्लियर? चलिए नेक्स्ट,
कह रहा अ फुल वेव रेक्टिफायर circuit with diode D1 and D2 is shown in the figure. If the input voltage V input this then at t equals to 15 मिलीसेकंड तो अपने को V input बोला हुआ है 220 sin 100 पाई t, ठीक है। तो अपने को ये कंडीशन बतानी है, ये फुल वेव रेक्टिफायर दे रखा है, D1 D2 अपने को दे रखा है और ये अपने को आंसर निकालना है। टाइम कितना दे रखा है एट t इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड यानी 10⁻³ सेकेंड। सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन 100 पाई इंटू 15 इंटू 10⁻³ राइट। तो ये कितना हो गया, 2 0 से 2 कट जाएंगे, नीचे आएगा 10 220 साइन 15/10 पाई जो कि आ गया 3/2। और ये जो साइन पे आता है ये नेगेटिव अपना क्या आता है क्वाड्रेंट में आता है, 3/2 पाई है ना। तो जिसकी वजह से जो V इनपुट है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब जरा देखिए अगर V इनपुट नेगेटिव है यहाँ तो इसका मतलब ये कैसा हो गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा अपना रिवर्स बाइस्ड हो गया ये, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा अपना ये वाला हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव और ये यहाँ से पॉजिटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड। तो D1 हो गया रिवर्स और D2 हो गया फॉरवर्ड। तो ऑप्शन अपने को चेक करना पड़ेगा, D1 इज रिवर्स एंड D2 इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर लीन अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट द अदर एंड रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रॉड इज टेक G इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन बोला हुआ है, ये एक दीवार है और ये नीचे अपना फ्लोर हो गया, ठीक है। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ है इसकी 5 मीटर, ऐसे लीन कर रहा है। जब ये लीन कर रहा है तो यहाँ पे ये रफ के साथ है, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो इसके 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये। अब जब ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक से इस पॉइंट पे देखें तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसका ये सेंटर है, बीच का पॉइंट लेंगे सेंटर मास पे तो यहाँ मास आ जाएगा इसका mg। क्लियर यहाँ तक। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना बना रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है 60 तो ये हो गया 30। क्लियर। अब इसको चाहे तो R1 दे सकते हैं नाम और इसको हम R2 रिएक्शन। अब इस पॉइंट पे अगर देखें तो टोटल टॉर्क जो है वो कैसा है 0 है। 0 होने की वजह से अगर अपने पास क्या होगा, ये रिएक्शन लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा और ये अगर फोर्स लेंगे तो ये परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तो ध्यान से अगर देखें तो R2 बैलेंस कर रहा है mg को, है ना, ये ऐसे और R1 बैलेंस कर रहा है, R1 इधर है और F इधर है फ्रिक्शन फोर्स को। तो अपने को क्या चाहिए, एक तो चाहिए फोर्स, और फोर्स यानी F इस तरफ है, इस पे कौन लग रहा है R1। अब बात आती है इस डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस को निकालेंगे कैसे, तो पहले हम ये वाली लेंथ निकालते हैं। ये कैसे निकलेगी, ये 30 दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है परपेंडिकुलर, तो साइन की हेल्प से कैसे निकलेगा, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में ये है 5, तो ये आता है 5 हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया 5/2। तो ये लेंथ आ गया अपने पास 5/2, तो 5/2 ये इसका सेंटर हो गया। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास, अगर निकालेंगे तो सिंपल सा ये L/2 आ गया, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो इसको निकालेंगे कैसे, अब देखिए ये लिया तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, पहले हमने लिया R1, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा हो गया ये। अब दूसरी फोर्स है ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये। क्लियर, ये अपने को दे रखी है R2, परपेंडिकुलर क्या हो गया तो L2 cos
30, ठीक है। क्या हो गया, L2 cos 30 हम निकालेंगे, R1 इक्वल्स टू इंटू 5/2 टू R2 इंटू L/2, L कितना है इसका 5/2 और cos 30 होता है √3/2, 5/2 कैंसिल। अब R1 किसको बैलेंस कर रहा है तो वो देखेंगे, और R2 अपने को कर रहा है mg को, m कितना है, ये देखिए R2 है, mg ये आ गया √3/2। तो R1 इक्वल्स टू m अपने को दे रखा 20, g अपने को दे रखा 10 टू √3/2, ये आ गया 10, ये आ गया 100 ये तो आ गया R1। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या बोला, निकालना है क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ से देखिए R1 किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, तो फ्रिक्शन फोर्स में कितने आ गए, √3, तो √3 ऑप्शन हो गया फोर्थ। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then B and finally removed from both. New force of repulsion between spheres A and B, radii of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that the force collecting force between them. क्या कह रहा है, ये दो A और B है, इसका चार्ज भी Q है, इसका चार्ज भी Q है, डिस्टेंस हो गया R, ठीक है, दोनों ही कैसे है Q, तो इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगी, K Q इंटू Q स्क्वायर बाय, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक तीसरा पहले चार्ज लेके आए हैं, इसका चार्ज Q था, इसके साथ कॉन्टेक्ट में लेके आए, अनचार्ज है, तो अब इनका चार्ज क्या हो जाएगा, इसके इसमें चार्ज अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आधा हो गया Q/2, ठीक है। फिर इस Q/2 को यहाँ B के साथ, इसका Q था, इसका Q/2, ठीक है, ये C मान लेते हैं, इसको कांटेक्ट में लेके आए, तो नया चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 प्लस Q, तो कितना हो गया ये 3Q/4, ठीक है, हो गया 3Q/4। अब क्या कर रहा है, सेपरेट होने के बाद इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, नई फोर्स, वो पहले के कितने टाइम्स होगी, क्या रिलेशन आएगा, तो नई फोर्स हम मान लेते हैं F' क्या होगी, K Q/2 3Q/4 अपॉन में R², तो ये आ गया K Q²/R², और ये आ गया 8। K Q²/R² किसके बराबर थी, F, तो F' किसके बराबर हो गई, ऊपर 3 भी बचा हुआ है, तो 3F/8, अब 3/8F हो गया अपना सेकंड आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every tea time. A girl is driving scooty with a speed of 60 km/h in the direction X to Y. Notice that a bus goes past her every 30 minutes in direction of her motion and every 10 minutes in opposite direction. Choose the correct option for the period T of the bus service and the speed of the buses. क्या कर रहा है, दो सिटीज हैं X and Y, ऐसे समझते हैं, दो सिटीज है X और Y, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ हो गया फिक्स S, ठीक है। एक बस जो है, बस सर्विस चल रही है, के बीच में एक बस जो है वो क्या करे, T मिनट में जाती है। एक गर्ल है जिसकी स्पीड है, यानी गर्ल की स्पीड हम मान लेते हैं U मान लेते हैं, और एक बस है उसकी स्पीड V मान लेते हैं, राइट, गर्ल की स्पीड U मान ली, इसकी स्पीड V मान ली, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है कि गर्ल जो है वो X to Y जा रही है, ऐसे जो गर्ल है, ठीक है, पहली कंडीशन में गर्ल ये जा रही है, तो इसका डिस्टेंस तो क्या रहेगा, दोनों के बीच में इक्वल ही रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, V - U सेम डायरेक्शन में इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है इसको
30 मिनट्स, मिनट को सेकंड्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। इधर क्या होगा, v इंटू टी वी यानी डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। ये आ गया अपने पास 1/2, तो v माइनस यू 30 बचा यहाँ बाई 60, ये हो गया। इसका कितना टाइम, इसका टाइम अपने को दे रखा है, t दे रखा है, t बाय 60 मिनट में दे रखा है, 60 खत्म, तो 30v माइनस 30u इक्वल्स टू vt। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, 30v माइनस 30u इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ तक बन गई। अब क्या करें कि बस गोज पास एवरी 30 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड एवरी 10 मिनट्स इन द अपोजिट, और ये अपोजिट डायरेक्शन में हर 10 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, क्लियर। तो v प्लस यू अपोजिट डायरेक्शन के लिए 10 मिनट हो गया इक्वल्स टू vt बाई में 60, तो ये कट गया, तो ये आ गया 10v माइनस 10u इक्वल्स टू vt। क्लियर है यहाँ तक, ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई। अब ये दोनों ही इक्वेशन के आपस में इक्वल है। अब यहाँ से हम पहले v और u कुछ निकालेंगे, तो ये आ गया 30v माइनस 30u इक्वल्स टू 10v माइनस 10u। v एक तरफ करते हैं, इधर आएगा तो 20v हो गया, माइनस 10 हो जाएगा तो ये भी 20u, माइनस का हो जाएगा 30, सॉरी ये तो प्लस है ना, प्लस है, ये प्लस है 10u, 10 प्लस 30 हो गया 40u। तो v इक्वल्स टू 2u। अब v की वैल्यू कहीं भी पुट कर देंगे हम, यहाँ कहीं भी पुट कर देते हैं, तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्या आ रहा है 2u इंटू 2u माइनस 30u इक्वल्स टू क्या था vt। तो vt, चलिए ये वैल्यू कितनी आ रही है 60v माइनस 30u इक्वल्स टू v, ये था हमारे पास 10/60 है ना, ठीक। टाइम दे रखा अपने को, t तो निकालना है, ये आ गया अपने पास 60 u माने ये आ गया 30u, और v इक्वल्स टू 2u यहाँ भी पुट करेंगे, तो ये आ गया 15 u से u खत्म, तो टाइम आ गया 15 मिनट, राइट। अब 15 मिनट देखते हैं, पहले इसमें ऑप्शन ये रहा। अब इस टाइम की वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 120 किलोमीटर, क्लियर। चलिए सेटअप नहीं हटाएंगे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। A container has two chambers of volume V1 equals to 2 liter, V2 equals to 3 liter, separated by a partition made up of thermal insulator. Chamber contains N1 and 2 moles ideal gas at pressure P1 equals to 1 atm and P2 equals to 2 atm respectively. When the partition is moved, the mixture attain an equal. कह रहा है कंटेनर है, उसके अंदर दो चैम्बर है, इसमें V1 V2 ये दे रखा है, N1 N2 ये दे रखा है, फिर बाद में वो जो पार्टीशन हटा देते हैं तो मिक्सचर क्या होगा। तो बेसिकली हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, PV इक्वल्स टू NRT, ठीक है। थर्मल इंसुलेटर बोल रहा है, तो यानी P1 V1 इक्वल्स टू N1 RT, तो P2 V2 इक्वल्स टू, इनिशियली क्या इनका मिक्स होने से पहले क्या होगा कि P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू N1 RT प्लस N2 RT। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, P1 है 1, वॉल्यूम है 2, P2 है 2 और वॉल्यूम है 3 इक्वल्स टू, ये हो गया N1 प्लस N2 RT, ये हो गया 2 प्लस 6 इक्वल्स टू N1 कितना है अपने पास 5 प्लस 4 RT 9, ये हो गया 8, तो T की वैल्यू कितनी होगी 8/9R, ठीक है। अब आता है कंबाइन, कंबाइन यानी मिक्सचर। कंबाइन होने के बाद क्या हो जाता है, जो N होता है नंबर ऑफ मोल्स दोनों के मिलके हो जाएंगे टोटल, और वॉल्यूम भी टोटल हो जाएगा। तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, P V1 प्लस V2 इक्वल्स टू N1 प्लस N2 RT, क्लियर।
v1 प्लस v2 2 प्लस 3 n1 प्लस n2 5 प्लस 4 r और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वहां से 8/9 r। सॉरी r कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना, ठीक है 8/9 r। r से r खत्म, ये 9 से 9 कैंसिल, तो p इक्वल्स टू 8/6। 8/6 डिवाइड करेंगे 1 3.6 तो 1.6। फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n equals to 2 states of hydrogen atom is close to given Bose radius। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन में n, है ना। ये पढ़ा हुआ हमने कि n लैम्डा इक्वल्स टू होता है 2 पाई r। क्लियर, यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद अगर r की क्वेश्चन पढ़े तो हमने पढ़ी हुई है 0.052 n स्क्वायर बाई z। अब हाइड्रोजन है तो z 1 हो गया, n इक्वल्स टू 2 हो गया, तो r की वैल्यू आ गई 0.052, n की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 1, तो 0.052 इंटू 4, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा में, 2 पाई इंटू 0.052 इंटू 4, तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 0.67। तो ऑप्शन हो गया फोर्थ करेक्ट। क्लियर, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट बनाया है, सेकंड पार्ट हम अभी तुरंत बनाएंगे, वो तुरंत आपको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो तब तक आप अपना फर्स्ट पार्ट से 20 क्वेश्चन मैथ के लिए सेकंड में बाकी के जो 25 है उसको सॉल्व करके डाल देंगे। चलिए।